Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, I will tell you about the blind hoeing. Blind hoeing is a common practice to control in general the weeds, but it is practiced to break the hard crust which is developed on the soil surface. Generally, it is practiced in sugarcane, but in other crops it can be used. Actually, what is blind hoeing and why it is said blind? So, in this lecture, I will tell the importance of this blind hoeing and the what precaution we should take on during the blind hoeing. So, first is the term, this is the blind hoeing, and hoeing, we know that when it is a mechanical control measure, when we use hand hoe or any hoe to control the weed, then it is known as hoeing. And blind means it is not seen, mean without seeing we do this hoeing. तो बिना देखे हम होइंग करते हैं, इसको ब्लाइंड होइंग कहते हैं। और अगर हम बिना देखे होइंग कर रहे हैं तो हमारी क्रॉप भी डैमेज हो जाएगी, तो फिर इसका क्या मतलब है और कैसे हम इसको करते हैं। सो अंडरस्टैंड फर्स्ट द होइंग. होइंग इज द प्रोसेस बाय द hoe to remove the weeds. In general, suppose there is a crop, it is crop row. The crop has been emerged from the field and the weeds are present here in between the rows. Suppose these are the weeds which are present here. So we do this hoeing in this area, inter row spacing. So inter row spacing we do the hoeing by rotary weeder or by cultivator or any other means, or hoeing, or this is the space where hoeing is done. And it is very clear that it is done in the interrow space and crop is visible. तो जब क्रॉप बड़ी हो जाती है, उसके बीच में वीड्स आ जाते हैं, तो हम होइंग करते हैं और वीड्स को रिमूव कर देते हैं, चाहे हम फावड़े से करें, हो से करें, कल्टीवेटर से करें, या रोटरी वीडर से करें, या रोटरी हो से करें, किसी से भी करें। तो ये एक प्रोसेस वो तो है होइंग का। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो कि हमने क्रॉप की सोइंग करी और उसके सोइंग के बाद रेनफॉल हो जाए और क्रस्ट हो जाए, तो सिचुएशन क्या होगी? सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो इसमें मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ये सीड की सोइंग करी है, ये सीड आर सोन इन द रो, इस तरह से सोइंग है सीड्स की, मान लीजिए, एंड इट इज़ नॉट इमर्ज, देयर इज नो जर्मिनेशन, ओनली 2 to 3 days आफ्टर सोइंग, and there is a rainfall, so there is crust is developed over this, over the soil surface a crust is developed. तो सोइंग के 2-3 बाद या 4-5 दिन बाद अगर क्रॉप अभी इमर्ज नहीं हुई और रेनफॉल हो जाए या किसी कारण से क्रस्ट बन जाए, तो अब ये जो क्रस्ट इसके ऊपर बन गई है, देन सीड्स विल नॉट जर्मिनेट, जर्मिनेशन तो होगा लेकिन विल नॉट इमर्ज. सो सीड हैव टू पुट मोर फोर्स फॉर द इमरजेंस. अब सीड में जो जर्मिनेशन होगा, जो सब प्लूम्यूल निकल रहा है, इस क्रस्ट को तोड़ने के लिए बहुत फोर्स लगाएगा, और वो क्रस्ट इतनी हार्ड हो जाती है, टूटती नहीं, तो जर्मिनेशन क्या हो जाएगा, बहुत इमरजेंस बहुत पुअर होगा, क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट बहुत पुअर हो जाएगा. तो ऐसी सिचुएशन में जब क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाए, क्रस्ट फॉर्मेशन, तब जो है हम होइंग करते हैं. और जब होइंग हम करेंगे तो इसके बहुत शैलो होइंग करेंगे कि ये हम क्रस्ट को तोड़ देंगे. तो अब हम क्या कर रहे हैं, पूरी जगह होइंग कर रहे हैं, ये बिना जाने कि कहाँ पे हमने सीड बोया है, कहाँ क्रॉप रो है या नहीं है. सो होइंग इज डन इन सच ए वे दैट होल फील्ड इज कवर्ड विदाउट कंसीडरिंग द सीड एंड द रो कि कहाँ पे रो है, नहीं है, कहाँ पे हमने सीड बोया है, उसको कंसीडर नहीं करते हैं हम, और पूरे उसमें करते हैं. द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रेक दिस क्रस्ट, टू ब्रेक this crust, and a hoe is used, generally hand hoe is used, एक और या स्पेट से हम कर सकते हैं, जनरली hoe यूज किया जाता है, और शैलो किया जाता है, शैलो. The reason is that because seed is placed 4 to 5 centimeter below this soil surface, और इसलिए हम शैलो स्लाइस हम काटते चलते हैं सॉइल सरफेस की. स्लाइसिंग इज देयर, स्लाइस ऑफ द सॉइल सरफेस, सो दैट दिस सीड्स आर नॉट डैमेज्ड. तो अब हमने अब आपको समझ में आ गया होगा कि होइंग क्यों कर रहे हैं. जब क्रस्ट फॉर्मेशन हो जा रहा है तब ये कर रहे हैं. तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रेक द क्रस्ट. सेकेंड इंपॉर्टेंट इज द शैलो.
शैलो होइंग इज देयर। व्हाई इट इज सेड ब्लाइंड, इसको ब्लाइंड हम क्यों कह रहे हैं, अंधी गुड़ाई कह रहे हैं इसको, ब्लाइंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा पूरे फील्ड में, हमने तुरंत करना शुरू कर दिया है इसको। और अब जब इसकी हम जब ब्रेक करते हैं, एंड when it is done after 2, 3, 4 days after sowing, but before the emergence, the important thing is that after sowing, after the sowing, but before emergence of crop, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज डन आफ्टर सोइंग बट बिफोर इमरजेंस ऑफ क्रॉप। तो अब मान लीजिए हमारे मेज क्रॉप है या वीट है, अब ये मान लीजिए 6-7 दिन में इमर्ज करते हैं, तो इसका मतलब हमें 6-7 दिन से पहले इसको कर देना चाहिए। लेकिन क्यों करें, जबरदस्ती नहीं करना है, अगर क्रस्ट फॉर्मेशन हो गई तभी करना है। और मान लीजिए क्रॉप इमर्ज हो गई या उसका क्रस्ट फॉर्मेशन हो गई तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका एडवांटेज ये होता है कि जब हम क्रॉप के बीच में होइंग करते हैं, मान लीजिए क्रॉप थी, सपोज दिस इज द क्रॉप एंड होइंग इज डन इन बिटवीन इन द रो स्पेस, तो ये जो बीच के जो स्पेस है, ये प्लांट्स के बीच के इंटर रो, ये विद इन द रो वीड्स रिमूव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 2 रो के बीच में होइंग कर रहे हैं। होइंग इज प्रैक्टिस बिटवीन द 2 रोज, सो वीड्स प्रेजेंट अलोंग द रो। जो रो में वीड्स हैं, आप देखेंगे पौधों के जो 2 पौधों के बीच में वीड्स हैं वो रह जाते हैं। लेकिन यहाँ इन ब्लाइंड होइंग जब हम करते हैं तो सारे जो इमर्ज कर रहे होते हैं वीड्स, वो सारे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये सारे वीड्स को खत्म करता है, लेकिन शैलो रूटेड वीड्स को, नॉट द पेरिनियल। तो एक दूसरा हमारा फायदा क्या होता है, ये क्रस्ट तो फॉर्मेशन होता है, वीड कंट्रोल भी इससे होता है, वीड कंट्रोल, बट शैलो रूटेड क्रॉप, शैलो जो रूटेड वीड्स होते हैं उनको ये करता है। डीप रूटेड जो है उसको नहीं करेगा, क्योंकि बहुत हल्के से किया जाता है, बहुत डीप नहीं किया जाता है अगर हमें क्रॉप्स में इन जनरल करना है। बट दिस प्रैक्टिस इज रेयर इन सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप। तो ये जनरली हम मेज वीट या किसी सीरियल क्रॉप में, पल्स क्रॉप में बहुत रेयरली प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि तब तक क्रॉप इमर्ज कर जाती है और ऐसा रेयर सिचुएशन होती है कि क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाए, सोइंग के बाद रेन हो जाए। अगर होता है तो हम इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो हमारे 2 ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाते हैं। फर्स्ट इज ब्रेक द क्रस्ट, सेकेंड इट कंट्रोल द वीड्स, शैलो रूटेड वीड्स, एंड इट कंट्रोल इन होल द फील्ड। ये वीड जो करता है पूरे फील्ड में कंट्रोल करता है। लेकिन ऐसी क्रॉप्स जो बहुत टाइम लेती है इमरजेंस में, लाइक शुगर केन में इसको जनरली हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि शुगर केन का जो इमरजेंस है, अगर हम देखें विंटर सीजन में, इट टेक्स अबाउट 30 to 40 डेज जो है ले जाता है, हो जाता है। और समर सीजन में थोड़ा जल्दी इमरजेंस हो जाता है। मान लीजिए ये हमने सेट की सोइंग करी, ये शुगर सेन सेट्स हमने प्लांटिंग कर दी है। अब इसमें क्या है, ये सेट्स, मान लीजिए ये सेट्स हैं, शुगर कैन सेट्स हैं ये, और हमने इसकी डीप प्लांटेड की। अब डीप प्लांटेड हम करते हैं जनरली 10 to 15 सेंटीमीटर इसकी रहती है। सो 10 से 15-20 सेंटीमीटर तक ये डीप सेट्स रहते हैं। अब इसके ऊपर क्या है कि इसको सोइंग इमरजेंस में टाइम लगता है, 20, 25, 30 दिन, 40 दिन तक लग जाते हैं विंटर सीजन में। तो बाय दैट टाइम क्या होगा, वीड्स भी निकलने शुरू हो जाते हैं और रेनफॉल हो गई तो क्रस्ट भी बन जाती है। तो इसके ऊपर जब ये मान लीजिए क्रस्ट बन गई है, मान लीजिए क्रस्ट बन गई है, दिस इज द क्रस्ट, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस क्रस्ट को हम तोड़ेंगे। इस क्रस्ट को तोड़ेंगे क्योंकि बहुत चांस है, क्योंकि 20-25 दिन लग रहा है इसके इमरजेंस में और वीड्स भी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ हाईली बेनिफिशियल इन शुगर केन, और इस क्रॉप में ही इसको हम प्रैक्टिस जनरली करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे क्रॉप में नहीं कर सकते, अगर क्रस्ट फॉर्मेशन दूसरे क्रॉप में कर सकते हैं, बट इट इज जनरली प्रैक्टिस इन शुगर केन। मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रेक द क्रस्ट विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द रेन और एनी अदर रीजन। तो ये क्रस्ट बन जाएगी। दूसरा, जो इसमें मान लीजिए हम 20 दिन बाद भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका इमरजेंस तब तक नहीं हुआ होता है, तो वीड्स को भी ये कंट्रोल प्रॉपरली कर लेता है। तो इसका एक एडवांटेज हमें वीड कंट्रोल का मिला। देन इफ सेट्स आर एक्सपोज्ड, सेट्स एक्सपोज्ड हो गए हैं, मतलब खुले मिट्टी पूरी तरह से ढके नहीं है, तो हम एक्सपोज सेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। सेट्स की हम प्रॉपर प्लांटिंग कर सकते हैं, फिर से उसको हम डीपली प्लेस्ड कर सकते हैं, और तो सेट का एडजस्टमेंट हम प्रॉपरली कर सकते हैं शुगर केन सेट्स का। तो ये हमें एक अलग एक एडवांटेज मिलता है। क्रस्ट भी टूट गई, वीड कंट्रोल भी हो गया, एंड एक्सपोज सेट्स आर अगेन पुट अंडर द सॉइल ताकि उसका प्रॉपर इमरजेंस हो। एंड देन इट इंक्रीजेज द एरेशन, एरेशन बढ़ाता है इससे, क्योंकि जब हम ऊपर से स्लाइस काटते हैं हल्की हल्की हो से, तो इट इंक्रीजेज द एरेशन एंड इट्स हेल्प इन द प्रॉपर स्प्राउटिंग
स्प्राउटिंग ऑफ द सेट्स, तो प्रॉपर स्प्राउटिंग हो जाती है सेट्स की, जर्मिनेशन बहुत अच्छा, इमरजेंस बहुत अच्छा होगा, और इससे जो है जो स्टैंड है फील्ड की बहुत अच्छी होगी, क्रॉप स्टैंड जो है, तो दैट्स वाई इट इज़ हाई कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन शुगर केन क्रॉप. सो ब्लाइंड होइंग is generally done to break the crust formation as well as it control the weeds and commonly practiced in sugarcane. And another advantage is that it maintain the sats into the soil so that there is proper emergence. Then it is maintain the aeration which supplies the air, so root respiration is very good, proper germination, proper emergence, and there is proper plant stand, and overall in the field there is proper weed control. So this is the blind hoeing that is practiced in sugarcane crop, because sugarcane takes more time for germination. Actually it is done after the sowing and before the emergence. If it crop take more time for emergence, then there is a more opportunity for this type of hoeing without considering the row, without considering the seed. So it is hoeing is done over the seed, it is done over the sets. अब ये hoeing sets के ऊपर भी की जा रही है, तो जितने भी weeds हैं देखिए सब खत्म हो जाएंगे और एरेशन बढ़ेगा, क्योंकि हम हल्के 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 स्लाइस करते हैं, डीप नहीं किया जाता है, नहीं तो सेट्स जो स्प्राउट हो रहा है वो कट सकता है. तो ऐसे दूसरी क्रॉप्स में भी हम कर सकते हैं. अगर क्रस्ट फॉर्मेशन हो गया तो बहुत हल्के हल्के हम हो चला करके स्लाइस, हल्के हल्के स्लाइस करके उस क्रस्ट को तोड़ दे ताकि उससे क्या हो जाए, इमरजेंस हो जाए. सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ होइंग. बट प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप नहीं होनी चाहिए. अगर बहुत डीप हो गई तो जो स्प्राउट कर रहा है सेट या जो नीचे से सीड माना जर्मिनेट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और उससे जो है पुअर प्लांट स्टैंड हो जाएगी और पॉपुलेशन कम हो जाएगी. तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि बहुत इसको डीप नहीं करना है. केवल एक जो क्रस्ट बनती है ऊपर की मेजर, उसको हमको तोड़ने के लिए इसको हम करते हैं, क्योंकि वीट कंट्रोल के लिए तो और भी मेजर्स हैं. मान लीजिए वीट्स आ जाए तो हम इस पर कोई केमिकल स्प्रे कर सकते हैं, कोई हर्बिसाइड हम स्प्रे कर सकते हैं. तो इसलिए मेजरली ब्लाइंड होइंग को तभी हम करते हैं जब क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाए, क्योंकि एक रिस्क ये रहता है कि मान लीजिए स्प्राउट हो रहा है तो हो ज़्यादा गहरा हो गया तो इसी पे माना चल गया तो ये सेट के हो जाए, कट जाएगा, जो इसका स्प्राउट कट जाएगा तो पॉपुलेशन हमारी पुअर हो सकती है. तो ये जो है ब्लाइंड होइंग है. अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको ब्लाइंड क्यों कह रहे हैं. इट इज़ डन ओवर द सेट, इट इज़ डन ओवर द सीड. तो अगर हमको सीरियल क्रॉप्स में करना है किसी उसमें, तो 2 से 3 दिन के बाद अगर क्रस्ट फॉर्मेशन हो तब करनी चाहिए. अदरवाइज ये कॉमनली कहाँ प्रैक्टिस होती है, शुगर केन में होती है. तो अगर क्वेश्चन आता है कि ब्लाइंड होइंग किस क्रॉप में प्रैक्टिस की जाती है, तो ये कॉमन फीचर है शुगर केन क्रॉप का. किसी और क्रॉप को ऑप्ट नहीं करना है. ये किसी दूसरी क्रॉप में इमरजेंसी में ही की जाएगी, अगर मान लीजिए सोइंग के बाद क्रस्ट बन जाती है उसको तोड़ने के लिए. और ये शुगर केन में चूंकि बहुत टाइम होता है इमरजेंस का, तो इसलिए वीड्स भी आ जाते हैं, क्रस्ट फॉर्मेशन बनने के चांस होते हैं, तो इसलिए पूरे ही खेत में हम होइंग कर देते हैं. इसलिए इसको ब्लाइंड बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, पूरा किए जा रहे हैं, देख रहे हैं कि सेट कहाँ पे है या नहीं है. तो ये इसके एडवांटेज हैं ब्लाइंड होइंग के. और जो सेट्स एक्सपोज आते हैं उसको प्रॉपरली ढक देते हैं, और बीच में अगर कोई पैची रह जाता है, सेट नहीं होता, उसको वहाँ पे नया सेट डाल करके वहाँ पे उसको प्लेस कर सकते हैं. सो दीज आर दी डिफरेंट एडवांटेज ऑफ ब्लाइंड होइंग. थैंक यू वेरी मच.